नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करते हैं हेडलाइंस पर। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों के नाम की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्टी बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 10 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर जरूरी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी की सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 लाख पुराना शासनादेश रद्द कर दिया। मोहाली की निजी यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड का मामला पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट तक पहुंच गया। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। पीएम केयर फंड ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों के नाम की घोषणा बुधवार को हुई। इसमें रतन टाटा, पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस केटी थॉमस, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह को ट्रस्टी बनाया गया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक के एक दिन बाद हुई, जिसमें अमित शाह और निर्मला सीतारमण के साथ नए सदस्य भी शामिल हुए थे। ट्रस्टियों के बाद पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड भी बनाया गया, जिसमें कई मशहूर शख्सियतों को शामिल किया गया। इनमें भारत के पूर्व सीएजी राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के संस्थापक और इंडी कोर्प्स ऑफ पिरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह भी शामिल है। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक 2022-21 के बीच पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 7,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे। वर्तमान में इस फंड का टोटल बैलेंस 10,900 करोड़ के आसपास है और पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम केयर्स फंड की शुरुआत 28 मार्च 2020 को की गई थी। इस फंड के जरिए सरकार का मकसद कोविड-19 जैसी आपातकालीन और संकट की स्थिति में राहत मुहैया कराना था। यह फंड पूरी तरह से लोगों या संगठनों की तरफ से मिलने वाले स्वैच्छिक सहयोग से काम करता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष है और इसके दिए जाने वाली हर रकम आयकर से पूरी तरह मुक्त है। ट्रस्टियों ने फंड में मिले योगदान को एक्सेप्ट किया और जिसमें 4,345 बच्चों को स्पोर्ट्स देने वाली पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है। जुलाई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सम्यक गंगवाल की याचिका पर केंद्र के जवाब दाखिल करने को कहा और जिसमें पीएम केयर्स फंड का स्टेटस घोषित करने की मांग की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को संविधान और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीएम केयर्स फंड के लीगल स्टेटस पर जानकारी मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह रसद सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए यूलिप मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास की शुरुआत करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसका मकसद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है और वर्ष 2030 तक देश को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सोलर टीवी मॉड्यूल और ट्रांस 2 के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। साथ ही में 14 क्षेत्र में पीएलआई स्कीम लाई गई है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी है। कैबिनेट ने इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके तहत प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ साथ मिश्रित अर्धचालक पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों को 85% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा देने के लिए, भारत में मेक इन इंडिया को बल देने के लिए आज की 3 जो निर्णय लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, मैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर आना चाहूँगा। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए
PLI स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है। आपको ज्ञात होगा इससे पहले भी PLI स्कीम्स का बहुत लाभ मिला, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए था। एक समय था जब भारत दूसरा सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनकर उभरा है। 14 सेक्टर्स में अलग अलग प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाई गई हैं, चाहे वो टेलीकॉम हो, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स हो, IT हार्डवेयर हो, फार्मा सेक्टर हो, स्पेशलिटी स्टील हो या फूड प्रोसेसिंग से लेकर ड्रोन के सेक्टर हो। लेकिन आज मैं अपने आप को सोलर PV मॉड्यूल पे पहले आप पे आना चाहूँगा, जिसकी आज जैसे अप्रैल 2021 में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान पहली स्कीम में किया गया था और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर PV मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो पहले ट्रांच की अगर मैं बात करूँ तो। आज जिसके लिए मंजूरी दी गई वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसलिए बड़ी मात्रा में सोलर PV मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफ़ी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है। और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर PV के लिए PLI स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपये आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर PV प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर। जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको 10 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। अगर 10 प्रतिनिधि किसी व्यक्ति को मनोनीत करे और वो हाँ बोले तो वो नामांकन स्वीकार किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने ये बात बताई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मची उथल पुथल के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कांग्रेस केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि थरूर मिले, उन्होंने चुनाव को लेकर सवाल जवाब किए, वो संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि 24 को किसी को भेजकर पर्चा मंगवा लेंगे, लगता है वो लड़ेंगे। गहलोत लड़ते हैं तो वो अध्यक्ष और मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन पार्टी और वो तय करेंगे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। राहुल समेत भारत जोड़ो यात्री पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकेंगे। बता दें कि इससे पहले गहलोत ने कहा कि मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है, जहां भी मेरा उपयोग है मैं वहां तैयार रहूंगा। अगर पार्टी को लगता है कि मेरी मुख्यमंत्री के रूप में जरूरत है या अध्यक्ष के रूप में ज्यादा जरूरत है तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। गहलोत ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं किसी पद पर नहीं रहूं, मैं राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरूं और फांसीवादी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलूं। वो बिल्कुल संतुष्ट हुए। उन्होंने जो जो सवाल हमसे किए थे इलेक्शन के रिलेशन के अंदर, वो हमने सब उनको क्लियर किया। उस पर उनको इलेक्टोरल रूल भी बताया है, उनको एजेंट कितने हो सकते हैं वो भी उनसे बात की, इलेक्शन एजेंट क्या करेगा वो बात भी कही उनसे, फॉर्म में किस तरह उनको भरना है वो भी उनको बताया है उसके अंदर। तो ये सब बात हुई, संतुष्ट होकर गए हैं वो। सर, क्या नॉमिनेशन की प्रक्रिया 24 तारीख से शुरू होनी है? 24 तारीख से कोई भी आकर यहाँ पर्चा भर सकता है और सेट की जरूरत पड़ेगी, प्रक्रिया क्या है? यूपी की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश रद्द कर दिया।
वक्फ के नाम पर बंजर, उरस और भीटा जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को हथियाने वालों की मनमानी अब नहीं चल पाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को इस बाबत की जारी एक विवादित शासनादेश को निरस्त कर दिया है। यही नहीं, 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुनरीपरीक्षण की कार्रवाई करवाई जाएगी। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस पुराने शासनादेश पर आपत्ति दर्ज करते हुए शासन को इसको निरस्त करने का एक प्रतिवेदन भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने एक नया शासनादेश जारी किया है। इस नए शासनादेश के अनुसार 1989 के शासनादेश के तहत सामान्य संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए जाने की शिकायतों के मुद्देनजर पुनः परीक्षण करवाया जाएगा। इस बार में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी और से जारी इस शासनादेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि राजस्व विभाग के 7 अप्रैल 1989 के एक शासनादेश के आधार पर प्रदेश में सामान्य भूमि जैसे बंजर, उरूस, भीटा आदि को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने के राजस्व रिकॉर्ड के में दर्ज कराने वाली अनियमितताएं हो रही है। जबकि वक्फ अधिनियम 1995 के पूर्व 1960 की व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे उत्तर प्रदेश और मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1960 के स्वरूप में लागू किया था। इस अधिनियम की धारा 3 में वक्फ की परिभाषा दी गई है, जिसका तात्पर्य किसी संपत्ति का किसी ऐसे प्रयोजन के लिए स्थायी समर्पण या अनुदान देने है जो मुस्लिम विधि या प्रथा के अनुसार धार्मिक, धर्मशील या पूर्व के रूप में स्वीकृत हो, और इसके तहत वक्फ अलल औलाद तथा अलल और खैर यानी अल्लाह के लिए दान से है। वक्फ की संपत्ति है, उसमें उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल करके, बल्कि उसको कुछ विशेष प्रकार के माफिया लोग प्राप्त कर रहे हैं। अगर सर्वे कराने से कोई सच सामने आता है, वक्फ की संपत्ति खाली होती है और उसको गरीब मुसलमानों को कहीं पर कुछ उसका लाभ पहुंचाया जा सकता है, सरकार की पवित्र मंशा है। लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो श्री अखिलेश जी या अन्य कोई नेता हो, वो इसका विरोध करेंगे। लेकिन इन लोगों के विरोध की परवाह नहीं है, हमें गरीब मुसलमानों की परवाह है। हम सर्वे के खिलाफ हैं, सर्वे नहीं होना चाहिए। वक्फ संपत्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। वक्फ तो खुदा की संपत्ति है, इस पर न किसी को कब्जा करने का हक है और न ही किसी को खुर्द-बुर्द करने का हक है। सरकार ने बड़ी साफ मंशा से इसकी सर्वे कराना प्रारंभ किया है। पहले से भी आदेश हमने दिए हुए हैं, क्योंकि वक्फ संपत्तियों को चिन्हित कराएं, चिन्हित कराने के बाद फिर कार्रवाई करें। सर्वे वो कोई भी कराए, सरकार का अधिकार होता है। और जहाँ तक मैंने कुछ बयान पढ़े हैं, बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स, उन्होंने इसको कहा भी है कि सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर किसी भी द्वेष की भावना से नहीं होना चाहिए। यदि कहीं कोई किसी को दिक्कत है, वो कहे, हम बिल्कुल निष्पक्ष न्याय कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इन सब चीज़ों में उलझा करके उलझे रहे और लोगों को भी उलझाते रहे। एक सर्वेक्षण तो गंगा और सरयू के किनारे जो लाशें थी उसका नहीं होना चाहिए। मानव की कोई कीमत है, आपने अपने नागरिकों को नहीं देखा। वो सर्वेक्षण जरूरी नहीं है कोविड को लेकर के। सर्वेक्षण इस बात को जरूरी नहीं है कि महंगाई क्यों चरम पे है, बेरोजगारी क्यों चरम पे है। करिए ये सब, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट की आदत से और यूं कहूं कि लत से, इस व्यसन से आगे निकलिए। वक्फ बोर्ड्स हैं, हर वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका सर्वे करे। सर्वे के साथ साथ वो कब वक्फ में इंदराज हुई कि नहीं हुई, कहाँ से आई, किसने दिया, उसमें क्या हो रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वक्फ बोर्ड्स की होती है। लेकिन ज़्यादातर वक्फ बोर्ड अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाते। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकार हो, उनकी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर सर्वे होना चाहिए। उनका उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है, उसकी जानकारी उन्हें लेना चाहिए। और वक्फ माफियाओं के चंगुल में कैसे आई और कब आई और क्या हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को सत्र अदालत को धन शोषण के मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई का हकदार है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने राउज एवेन्यू अदालत के प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सुनवाई के लिए याचिका पर विचार करने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि याचिका स्थानांतरण के फैसले से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून के मुताबिक उचित उपायों का अनुरोध कर सकता है। जमानत की सुनवाई का मंच जिला न्यायाधीश के फैसले पर निर्भर करेगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को जमानत पर सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले में जैन और अन्य 6 आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के एक आवेदन पर नोटिस जारी किया था, जिसमें मामला दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनके संबंध 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। My life, my Lyra. एक बाद रुक करते हैं खबरों पर। हरसिमरत कौर बादल के पंजाब कांग्रेस के नेताओं तथा मान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पर ट्वीट किए हैं। उन्होंने ट्वीट में एक अंग्रेजी अखबार की खबर की कटिंग लगाई है। इसके साथ ही कैप्शन में उन्होंने लिखा कि पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं तथा आम आदमी पार्टी के संरक्षण में जेलों में बैठकर ही गैंगस्टर अपने आतंक का राज चला रहे हैं और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मुखदर्शक बनकर रह गई है। उन्होंने अपने इस ट्वीट पर रिट्वीट करते लिखा कि गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स ने लंबे दावों के बावजूद वे जनता को खुलेआम धमका रहे हैं। देर रात सीएमआर पर हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी विधायकों को साफ कहा कि मैं था सू दूर नहीं। उन्होंने खुद के राजस्थान सीएम पद नहीं छोड़ने के संकेत विधायकों को दे दिए हैं। साथ ही कहा राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मनाने की फिर से कोशिश करेंगे। वे नहीं माने तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरूंगा, तब आपको तकलीफ दूंगा। विधायकों ने कहा आपको ऐसा ही करना चाहिए। विधायक दल बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा के बाहर कहा अशोक गहलोत सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों पदों पर रहेंगे। सीएम अभी गहलोत ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बने नहीं। अगर बन जाए तो उनके बाद ये सारी स्थितियां आएगी। सारा फैसला उन्हें दे। अभी तक यही तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो भी सीएम अशोक गहलोत ही रहेंगे। विधायक दल की बैठक में यही बातचीत हुई है। विधायकों की सबसे इच्छा है कि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत ही रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग हुई। खुद मुख्यमंत्री जी ने सब विधायकों को डायरेक्शन दिए कि विधायक दल की मीटिंग नहीं हुई थी और मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, कल दिल्ली जा रहा हूं, उसके बाद वो कोची जाएंगे। तो उन्होंने कहा उसके बाद महाराष्ट्र में भी उनका कोई प्रोग्राम है। तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया विधानसभा में कैसे क्या करना है। और सरकार की जो योजनाएं है वो कम नहीं है। विधानसभा में बीजेपी के झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना है सबको,
क्योंकि लंपी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। जब गुजरात में फैला, दूसरे राज्यों में फैला लंपी, उसी वक्त भारत सरकार यदि रोक लगाती, और जिस तरह से मैं आज कह रहा हूं कांग्रेस की तरफ से मेरा आरोप है, जिस तरह से चीता आने पर उत्सव मनाया गया, वैसे पूरा माहौल बनाकर पूरे देश में प्रधानमंत्री जी लंपी से बचाव के लिए गायों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे चीता को आप लाकर इतना हंगामा कर रहे हो, तो गोमाता जिसके दम पर आप सरकार में आए उसको आप करते कोशिश, तो उनको बहुत ज्यादा बचाया जा सकता था। बीजेपी राजनीति कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर उसके बाद वापस आएंगे 3 दिन बाद। तो उन्होंने पूरा डायरेक्शन दिया, पूरी डिस्कस हुई। अब वहां पर मुख्यमंत्री जी खुद सीनियर लीडर हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फॉर्म भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या होगा, ये सब बात अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस आला कमान आपस में बैठकर तय करेगा। लेकिन उन्होंने तो खुद विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मैं दिल्ली गया और फॉर्म भरा तो जरूरत पड़ी तो सभी विधायकों को दिल्ली आना पड़ सकता है। वो बात इन्होंने कही, लेकिन भरना नहीं भरना ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मैं फॉर्म भरता हूँ तो वो तो जब डायरेक्शन होगा पार्टी का, वो तो मानते आए हैं, तब ये कंडीशन बनेगी ना। वो तो सारे बाद में फ्यूचर में तय होगा। सारे विधायक दिल्ली जाएंगे? नहीं जाएंगे तब ना जब वो भरेंगे। यदि वो भरेंगे उनका डायरेक्शन होगा, जब विधायक दल का नेता कहेगा कांग्रेस पार्टी तो सब जाएंगे ही, लेकिन अब ये अभी तय होना बाकी है। तो मुख्यमंत्री फिर कौन होगा, क्या बदलेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रताप मोहाली की निजी यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने बड़ी बात कही है कि इस मामले में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारों का मतलब ही बदल दिया है। याचिका में कहा गया है कि निजी यूनिवर्सिटी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो चैरिटी के बजाय कारोबार कर रहा है और इतना बड़ा संस्थान बन गया है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस याचिका को हाईकोर्ट में मंजूरी दे दी है और जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। प्रतिष्ठित एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD में भारत की अध्यक्षता को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है। नई दिल्ली में आयोजित संस्थान के 2 दिवसीय आम सम्मेलन में AIBD सदस्य देशों का सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष और सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया था। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के सचिव अपूर्व चंदा भी उपस्थित थे। यूनेस्को और तत्वावधान में 1977 में स्थापित एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान एशिया और प्रशांत के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। AIBD नीति और संस्थान विकास के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। AIBD के वर्तमान में 26 पूर्ण सदस्य है, जिसमें 43 संगठनों का प्रतिनिधित्व है और 50 संबद्ध सदस्य है। और 19 से 20 सितंबर को 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 77वें AIDB वार्षिक सभा 20 का AIBD आम सम्मेलन और संबंधक बैठकों में कई तरह की चर्चाएं, प्रस्तुतियां और विचार आदान प्रदान सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से महामारी के बाद में युग में प्रसारण के एक मजबूत भविष्य का निर्माण विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहकारी गतिविधियों और विनिमय कार्यक्रमों के लिए एक पंचवर्षीय योजना भी निश्चित की गई। सभी भागीदार देशों और सदस्य प्रसारकों ने एक स्थायी प्रसारण वातावरण, नवीनतम प्रौद्योगिकी, जानकारी, उच्चतम विषय वस्तु निर्माण और विभिन्न सहकारी गतिविधियों के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का
काम कर रही है। इसी के तहत नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से प्राचीन वैभव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नड्डा गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रोफेसरों के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा पर जोर दिया गया है। एक समय था जब हम बात करते थे कि जीडीपी का 3% और 4% या 5% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। हमारा यह भी कहना था कि शिक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गुजरात भाजपा की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए नड्डा ने आगे कहा कि मगर आज हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्थान है वे पुनरुद्धार के पथ पर है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से प्राचीन वैभव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि एक सराहनीय पहल है। नड्डा ने कहा कि भारत विद्या का केंद्र रहा है और विश्वविद्यालय के जन्मदाता भी भारत ही है। गुरु शिष्य की परंपरा गुरुकुल की हमारी ही बहुत पुरानी परंपरा है। अब हम अपने अच्छे शिक्षण संस्थानों को दुनिया में भी स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में तो यही है। हमारा प्रयास है अब विदेशों में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुले, वहां भी हम योगदान कर सके, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये महायज्ञ है और इसके लिए 5 साल की कठोर तपस्या हुई है। कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व किया गया, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, और लगभग 12,500 लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व किया गया, जहां से सारे शिक्षकों को, सभी लोगों को इन्वॉल्व करके एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। 675 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्कशन हुई है। 15 लाख सजेशंस आए हैं और 15 लाख सजेशंस में से 2 लाख सजेशंस माने गए हैं। और तब इस महायज्ञ में, महामंथन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 बन करके तैयार हुई है आपके लिए। यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप उस शिक्षा को आगे प्रोपोगेट करने वाले हैं जो आजाद भारत में आजादी के एहसास के साथ भारत की शिक्षा नीति बन करके आपके सामने आई है और भारत की मिट्टी से निकल करके आई है, भारत की सरजमी से निकल करके आई है, और वह शिक्षा नीति को आप आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं बहुत सी बातें आपको बताना चाहूंगा आगे चल करके, लेकिन हां, मैं ये कह सकता हूं कि 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो मल्टी डिसिप्लिनरी इन अप्रोच है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को आप समझ लीजिए। मैथमेटिक्स मेरी इच्छा थी, मेरी रुचि थी, लेकिन मैं सोशल साइंटिस्ट बनना चाहता था। नो, यू हैव टू टेक ईदर मैथमेटिक्स और टेक आर्ट्स। नाउ इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी, इट्स फ्लेक्सिबल। You can take mathematics, but at the same time you can take social sciences also. You can take human sciences also. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें डालने का प्रयास हुआ है और इसीलिए शिक्षा को नैरो थिंकिंग से निकाल करके ब्रॉड थिंकिंग में डालने का प्रयास हुआ है और यह आजाद भारत की आजाद शिक्षा नीति का तरीका है। इसको भी हमको समझना है। उसी तरीके से ये कॉग्निटिव लर्निंग की तरफ भी ये विशेष करके ध्यान देता है और इनोवेटिव थिंकिंग को। अब आपको भी मालूम है, हम लोगों ने भी एमए पास किया, आपने भी एमए पास किया है, एमएससी किया होगा या जो भी किया होगा। हम लोग तो आर्ट्स वाले थे, तो हम लोगों को बता दिया जाता था कि ये 20 क्वेश्चंस हैं, इन 20 क्वेश्चंस को फिर लोग रटना शुरू करते थे। हाउ डिड बिस्मार्क मॉडर्नाइज टर्की, हाउ डिड जर्मनी डू दिस, हाउ डिड दैट हैपन, ऐसी होता था। और हम अच्छे फ्लावरी लैंग्वेज में अच्छा नोट्स बनाते थे, उसको रट लेते थे। एक तरफ से शुरू होता था एग्जामिनेशन हॉल में, वॉमिट करके आ जाते थे पूरे का पूरा। ऐसा ही नहीं था क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? इफ आई एम राइट देन आई
anytime, anywhere. एक बात रुक करते हैं खबरों पर। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं अपनी आइडियोलॉजी पर मजबूती से कायम हूं। कई पार्टियों ने भाजपा के साथ समझौता कर घुटने के टेक दिए, लेकिन ना मैं झुका हूं और ना ही कभी झुकूंगा। भाजपा हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मैं झुक जाता तो मुझे इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता। राजद राज्य परिषद की बैठक में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं जल्द ही नीतीश कुमार के साथ मिलकर दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद राहुल से भी मुलाकात करूंगा। 2024 में हम भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 में 40 सीट महागठबंधन को जिताना है और मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब उछल कूद नहीं करना है, शांति से अपना काम करना है और लोगों को जोड़ना है। अति पिछड़ा समाज, दलित, अंतिम पायदान के लोग और गरीबों को हम जोड़ना है। और उनको सिखाते जंगल राज का राग शुरू कर दिया बीजेपी द्वारा। तो जंगल राज का इधर लगा रहा है, आहत है ये सब, इनको कोई मौका नहीं देना है। ऐसा सत्ता जो गया वो आना चाहता है, लौटेगा नहीं हो। और 24 में भाजपा को हम लोग उखाड़ कर रखते हैं। जो कमजोर तबका के लोग हैं उनके टोला और मोहल्ला में जरूर जाइए। देखिए कोई दवा तो नहीं रहा है, उसके साथ खड़ा हो गया तो आपके साथ खड़ा हो। जो हमारे संसद भाई हैं, अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में उत्साह आके घूम रहे हैं। जरूर इसके मन में काला है, चाहता जो कि आपस में लगा के और हम पूरे शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग से बात होते रहते हैं। आप लोग को भी पूरा ध्यान रखना है इन चीजों के साथ, कभी भी कमजोरी नहीं करना है। मस्जिद पर जाके झंडा फहराता है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर पढ़ता है। क्या पाखंड है, क्या बदमाशी है, इरिटेट करता है वो। ये भाई और हम लोग फिर काम पूरा करना मस्जिद पर चढ़ जाता है, झंडा फहरा देता है और उनके पीछे यही है कि कमलाई नंगा प्रसाद हो। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को मुंबई में बड़ी सफलता मिली है। इस टीम ने नवा सेवा पोर्ट से एक कंटेनर जब्त किया है। इस कंटेनर में 345 किलो हेरोइन छुपा कर रखी गई थी, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1725 करोड़ रुपए है। हाल ही में स्पेशल सेल ने 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 2 अफगान मूल के नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने स्पेशल सेल की पूछताछ में यह खुलासा किया था कि मुंबई के नवा सेवा पोर्ट पर एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें 345 किलो ड्रग्स रखा है। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम मुंबई के नवा सेवा पोर्ट पहुंची और वहां तलाशी के बाद एक कंटेनर को जब्त कर लिया। अब उस कंटेनर को मुंबई से दिल्ली लेकर स्पेशल सेल की टीम पहुंच गई है। स्पेशल सेल की टीम नार्को टेरर एंगल पर भी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस अपनी फौरन कार्यवाही करने वाली छवि के लिए मशहूर रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने सभी हदें पार करते हुए देश की संसद को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक किशोर समृते को संसद भवन उड़ाने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया
था, उनसे धमकी दी थी कि अगर उनकी 70 मांगों नहीं मानी गई तो वह 30 सितंबर को संसद भवन को उड़ा देंगे। पुलिस ने उन्हें आर्चर्ड पैलेस के गिरफ्तार किया और दरअसल समृद्ध ने क्षेत्र की समस्याओं का हल नहीं निकालने पर स्पीकर को पत्र लिखकर धमकी दी थी। समस्या को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था और पत्र में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उनके कहने पे तो ये भी जो हमारा सारा फोकस था, उसी के चलते स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम ऑलरेडी नार्को टेरर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो इसी के चलते ये सारा पूरा जो ड्राइव है ये उसका वन ऑफ द मेन पार्ट है। मैथेम्फेटामिन भी जो रिकवरी थी इन दोनों के मुस्तफ़ा स्टैनिक्साई और हिमोला रहीमी के इंस्टेंस पे हुई है। इस वाली ड्रग की भी जो रिकवरी है इन दोनों के इंस्टेंस पे हुई है। ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया आप समझ सकते हैं 345 किलो हेरोइन है। और अगर नोट करते हैं जैसे जो इसके एंड रिटेल लेवल पे जो काफ़ी लोग इसका सेवन करते हैं तो वो तो 1 ग्राम को भी 10-10 में स्प्लिट करके करते हैं। तो इसकी तो फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी रिटेल लेवल पे है और बड़े लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां जो घर बर्बाद हो गए। तो आई वुड से कि ये जो दोनों सीजर्स हैं दे आर अ वेरी बिग पॉजिटिव स्टेप in preventing damage to lot of families and their individuals lives। देखिए अगर देखा जाए कि ये जो बड़े तस्कर हैं ड्रग्स के, ये भी अलग अलग पोर्ट को चूज़ कर रहे हैं। पहले वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट्स को चूज़ किया, फिर सदर्न इंडिया में चेन्नई पोर्ट सामने आया, अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का नाम सामने आया। तो अलग अलग पोर्ट से कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों में कंसील करके, और ये कोशिश ये भी करते हैं जैसा कि यहाँ भी हमने देखा, इसमें भी एक्सट्रैक्शन करनी थी फर्दर इन्होंने, तो काफ़ी बार ये अलग अलग चीज़ों में उसको मिक्स करते हैं और इनको पता होता है कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बाय वेट 99% है और ड्रग 1%, तो इतना ईजी नहीं है किसी भी एजेंसी को जान पाना कि उसमें ड्रग है कि नहीं है। तो इतनी लो क्वांटिटी 1-2% रखते हैं और इनको पता रहता है कि कौन सी कंसाइनमेंट में ये है। जब लास्ट टाइम हमने मेथ का भी सीजर किया था तो वो जो सिलिका के बैग्स थे, तो ऐसे पता नहीं चलता ओपन अगर आप सिलिका को देखते हैं और हेरोइन को मेथ को देखते हैं, क्योंकि वो भी क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन उसमें जो बैग्स थे उन पे एक बार एक्स्ट्रा डला हुआ था। क्योंकि आप देखिए ना 20,000 kg है ये टोटल कंसाइनमेंट। अगर आप 50 किलो का भी एक बैग लगाते हैं तो आपका ये मतलब इट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ बैग्स। और फिर आप बाहर देखेंगे पूरा कंटेनर है। अब हमारी टीम को भी एक नॉर्मल ट्रक में तो कंटेनर भी नहीं आया, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑर्गेनाइज करना पड़ा, 5 हाइड्रा ऑर्गेनाइज करने पड़े कंटेनर को उतारने के लिए। तो उस तरीके से देखा जाए तो इस पे बहुत ही आई वुड से नॉट ओनली इट इज़ क्वांटिटी ऑफ सीजर, इट इज़ द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एफर्ट ऑल्सो विच हैज़ गॉन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टू लीड टू दिस। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा पर सेना की गढ़ी बटालियन की तरफ से सोमवार को जिले में पहली बार पैराग्लाइडिंग के ट्रायल का आयोजन किया गया था और इसमें गढ़ी बटालियन की तरफ से विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश से बुलाए गए पैराग्लाइडिंग में एक महारत रखने वाले 2 लोगों ने गुलपुर गांव के विभिन्न स्थानों के पैराग्लाइडिंग का अंजाम देते हुए सफल उड़ान भरने और नीचे उतरने को अंजाम दिया। मंगलवार दोपहर बाद सेना की तरफ से हिमाचल प्रदेश से आए पैराग्लाइडर लोगों के सामने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सेना की तरफ से पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जाने में जिले में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को तलाश करने एवं भविष्य में उनकी स्थापना कर जिले के युवाओं को इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं हिमाचल से आए पैराग्लाइडर्स ज्योति ठाकुर ने कहा कि हमने अपने साथी के साथ अलग अलग स्थानों में पैराग्लाइडिंग करते हुए सफलतापूर्वक उड़ान भरी और सुरक्षित जमीन पर उतरे हैं। यहाँ पैराग्लाइडिंग की अधिक संभावनाएं हैं। अगर एक क्षेत्र में सुविधाएं विकसित की जाएगी तो यहाँ इस प्रकार के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है।
बहुचर्चित अपहरण मामले में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद बुधवार को जम्मू के टाड़ा कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने रूबिया को 1989 में उनके अपहरण से संबंधित मामले के संबंध में जीरा के लिए पेश होने के लिए कहा था। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने बताया कि रूबिया सईद को आज जम्मू के टाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। रूबिया की बाकी आरोपियों के साथ जीरा की गई है। अब आतंकी एवं प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक से जीरा किया जाना बाकी है। यासिन मलिक को 20 अक्टूबर को दोबारा जीरा के लिए बुलाया जाएगा। कोर्ट ने तिहाड़ जेल से यासिन मलिक को पेश करने का आदेश दिया है। वही अपनी मांगों के अनुसार सुनवाई के लिए उपस्थित रहेगा। 1989 में रूबिया सईद का अपहरण हो गया था। तब रूबिया को छोड़ने के लिए आतंकियों ने 5 आतंकियों को रिहा करने की मांग की थी। बाद में सरकार ने आतंकियों को छोड़ा, जिसके बाद आतंकियों ने रूबिया को छोड़ा था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यह मामला अब टाड़ा कोर्ट में है। यासिन मलिक पर एयरफोर्स के 5 कर्मियों की हत्या का केस भी दर्ज है। यासिन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा मुझे यह मिजोरम कक्षजोरा माथांगो राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे आ रहे सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए बुधवार को दिल्ली के असम हाउस में बैठक के बाद सरमाउंट होने ने कहा है। दोनों राज्य सरकारें असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को उलझाने के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाने की प्रक्रिया में है। शर्मा ने कहा है कि हम दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दों पर चर्चा और समाधान के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाने की प्रक्रिया में है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दोपहर 1 बजे नई दिल्ली के असम हाउस में बैठक हुई। बैठक मूल रूप से सोमवार को होने वाली थी, लेकिन असम के मुख्यमंत्री के असम लौटने के बाद इसे पुनर्निर्धारित किया गया था। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच हुई पिछली बैठक में सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकालने पर सहमति बनी थी। इससे पहले दोनों पक्षों ने अगस्त 2021 में मुलाकात की थी और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का फैसला किया था। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद एक पुराना मुद्दा है। मिजोरम 1972 तक असम का हिस्सा था, जब इसे एक केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था और यह 1989 में एक राज्य बन गया। दोनों पक्ष 1875 में बंगाल इंटर्न फ्रंटियर रेगुलेशन नामक 2 औपनिवेशिक दस्तावेजों में प्रतिविष्टियों पर युद्ध कर रहे थे और 1933 में सर्वे ऑफ इंडिया का नक्शा। जुलाई 2021 में असम और मिजोरम में के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप 6 पुलिसकर्मियों और 1 नागरिक की मौत हो गई, जब दोनों पक्षों के पुलिस बलों ने राष्ट्रीय मार्ग 306 पर वेरेंगटे गांव के पास गोलीबारी की। इसके बाद हुई झड़पों में 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद की ही तनाव कम हुआ और दोनों राज्यों में बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया। And we discuss various issues concerning both the states. Regarding border issue, a high-level team of my ministers has recently visited Aizawl, and we are in process of forming regional committee to discuss the border problem and resolving it. Today we met and we take review of the meeting that had held between the ministers of Assam and Mizoram, and we express our satisfaction regarding the progress of the talk. वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में
गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। एक बार रुक करते आगे की खबरों पर। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के शांति निकेतन में नाबालिग बच्चे की मृत्यु के विरोध में स्थानीय लोगों ने भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी के वाहन को रोककर प्रदर्शन किया। मंगलवार 20 सितंबर को शांति निकेतन थाना अंतर्गत एक मकान की छत से एक नाबालिग बच्चे का शव बरामद किया गया था। भाजपा सांसद लोकेश चटर्जी ने कहा कि मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, यह सही नहीं है। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। आज यह बच्चा था, कल शायद कोई और हो। कलैंड में हिंदू मंदिर निशाने पर है। यहाँ स्थीमविक शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। इसके पहले लिसेस्टर शहर में हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़पें हुई। यहाँ तनाव अभी भी बना हुआ है। स्थीमिक शहर में हुए प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें करीब 200 लोग मुस्लिम स्पॉन लेन स्थित दुर्गा भवन हिंदू मंदिर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। ऑफिसर्स ने लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग मंदिर की दीवारों पर चढ़ने लगे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच झड़पों की शुरुआत 28 अगस्त को दुबई में भारत के खिलाफ खेले गए एशिया कप मैच में पाकिस्तान की हार के बाद हुई थी। इसके बाद से ही शांति से प्रदर्शनों की अपील की जा रही है। सोशल मीडिया पर इसके लिए पोस्टर जारी किए गए हैं। बर्मिंघम वर्ल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थीमविक में अपना मुस्लिम नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दुर्गा भवन हिंदू मंदिर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया गया था। 6 सितंबर को लिसेस्टर शहर के ब्रैकग्रेव इलाके में मेल्टन रोड पर हिंसा हुई थी। यहां गुस्साए पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। उस समय पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया था। लिसेस्टर पुलिस के चीफ कांस्टेबल रॉब निक्सन ने बताया था कि लोग धार्मिक इमारत के ऊपर लगे झंडे उतार रहे थे। एक वायरल वीडियो में एक शख्स लिसेस्टर के मेल्टन रोड पर धार्मिक इमारत के बाहर लगे झंडे को हटाते हुए भी दिखाई दिया था। कुछ हिंदू समूहों का दावा है कि मुस्लिमों की बड़ी आबादी वाले शहर बर्मिंघम में कुछ ग्रुप लिसेस्टर आ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने भी हमले के आरोप लगाए हैं। एक्टिविस्ट माजिद फीमेन के मुताबिक हिंदुवादी समूहों ने मस्जिद के बाहर नारे लगाए और सड़क पर मौजूद समुदाय के लोगों पर हमले किए। आरोप है कि भीड़ ने मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में धार्मिक नारे लगाए। गुजरात दंगों के मामले में सबूतों घटने में आरोप में अहमदाबाद मजिस्ट्रेट की अदालत में तीस्ता सितलवाड़, आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को तीस्ता सितलवाड़ को अंतरिम जमानत दी थी। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरत जताई थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ की जमानत याचिका को 19 सितंबर को सुनवाई के लिए क्यों सूचीबद्ध किया है। हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को नोटिस दिए जाने के 6 सप्ताह बाद शीर्ष अदालत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से तीस्ता की याचिका पर जवाब मांगा था।
श्री कुमार दोनों को जून में गिरफ्तार किया गया था। उन पर 2002 में गोधरा दंगों के बाद के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है। वे साबरमती केंद्रीय जेल में बंद है और श्री कुमार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। मामले के तीसरे आरोपी पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट भी जेल में है। मुंबई के सितलवाड़ और श्री कुमार को 24 जून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जकिया जाफरी द्वारा दायर एक याचिका खारिज करने के लिए कुछ दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था। जकिया के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी अहमदाबाद में दंगों के दौरान मारे गए थे, जिसमें SIT की क्लीन चिट को चुनौती दी गई थी। पंजाब की भारतीय जनता पार्टी ने आप सरकार द्वारा 22 सितंबर को बुलाए गए विधानसभा के स्पेशल सेशन को फर्जी बताया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप केवल नाटक रचना जानती है। पंजाब के लोगों के टैक्स का पैसा आप फर्जी सेशन बुलाकर बर्बाद कर रही है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अश्विनी शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा 22 सितंबर को बीजेपी कार्यालय से पंजाब विधानसभा तक आपके फर्जी सेशन पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भाजपा द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए 1375 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही, लेकिन यह रकम वहां है, वह इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही विधायकों से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया गया तो उन नंबरों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि आपका कोई विधायक इस संबंध में किसी से मिला तो वह जगह कौन सी थी, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की जाई। और आपने लोटस ऑपरेशन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होने की बात कही, लेकिन वे रिकॉर्डिंग भी कहीं सामने नहीं आई। अश्विनी शर्मा ने कहा कि आपके पास 92 विधायक है, बावजूद इसके सदन बुलाने का भाजपा पुरजोश विरोध करती है। उन्होंने कहा कि यह गैर जरूरी था। अब सेशन के बाद आप स्वयं को शाबाशी देगी कि कोई विधायक बिकाऊ नहीं था। इस प्रकार के नाटक करना आपकी आम बात है। उन्होंने कहा कि यदि सेशन बुलाना था तो रेत बजरी पर बुलाते, पंजाब में कानून व्यवस्था सुधरे, यहाँ नशा खत्म के लिए क्या करे, इस सभी समस्याओं पर सदन बुलाते, लेकिन गैर जरूरी कार्यों में पैसा और समय बर्बाद करने वाली भ्रष्ट आप सरकार महज एडवर्टाइजमेंट सरकार है। अभी खबरों में इतना ही। अगली खबर के साथ जुड़े रहे राष्ट्र खबर के साथ। नमस्कार। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंज।